नमस्कार। टॉर्च की अपनी लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। आज बात करेंगे न्यूसेंस की। पिछले लेक्चर में जहां ट्रेसपास को देखा था जो कि वॉइड एब इनिशियो था, अब उससे वहां पर ट्रेसपास में आप दूसरे की जमीन पे डायरेक्ट इंटरवेंशन कर रहे थे। लेकिन जब हम न्यूसेंस की बात करते हैं तो न्यूसेंस में जो प्रोवर्ब या कह लीजिए कि जो लैटिन मैक्सिम काम करता है वो इस बात को सेंट्रलाइज करता है कि आप अपनी जमीन का इस्तेमाल, आप अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि दूसरे को उसकी प्रॉपर्टी के राइट ऑफ एंजॉयमेंट में या कह लीजिए उसको उस प्रॉपर्टी के यूटिलाइजेशन में दिक्कत पैदा हो। अब देखते हैं कि आखिर आज के इस लेक्चर में सबसे पहले देखेंगे कि न्यूसेंस की डेफिनेशन क्या दी है, विनफील्ड क्या बता रहे हैं न्यूसेंस के। इसके बाद देखेंगे कि काइंड्स ऑफ न्यूसेंस, कितने तरह के न्यूसेंस होते हैं। तो दो तरह के जनरल न्यूसेंस होते हैं। सबसे पहले पब्लिक न्यूसेंस, जिसे सामान्यतः ऑफेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। और अगर इंडियन पेनल कोड की बात करें तो सेक्शन नंबर 268 आईपीसी जो है वो पब्लिक न्यूसेंस की बात करती है, उसकी चर्चा करती है। पब्लिक न्यूसेंस में सामान्यतः सिविल मुकदमा अलाउ नहीं किया जाता, मतलब उसे टॉर्ट के रूप में मुकदमा अलाउ नहीं करते। लेकिन अगर आपने स्पेशल इंजरी बियर की है, मतलब इसको समझाएंगे कि स्पेशल इंजरी क्या होती है, और अगर आपने स्पेशल इंजरी बियर की है तो आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं टॉर्ट्स के अंतर्गत। यहां पर तीन केसेस देखेंगे। सबसे पहले केस आएगी विंटरबॉटम वर्सेस लॉर्ड डर्बी की, इसके बाद केस आएगी रोज वर्सेस माइल्स की, और तीसरी केस आएगी कैम्बेल वर्सेस पेडिंगटन कॉर्पोरेशन की। एक एक करके तीनों केसेस को लेकर आपके सामने आएंगे। अब आते हैं कि दूसरे तरीके का न्यूसेंस होता है जिसे प्राइवेट न्यूसेंस कहते हैं। प्राइवेट से यहां समझिए, प्राइवेट का मतलब ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के रिलेशन में बात हो रही है। यहां बात हो रही है कि पब्लिक न्यूसेंस में जहां जनरल पूरी पब्लिक अफेक्टेड होती है, यहां पूरी पब्लिक अफेक्टेड नहीं होती। एक दो लोग हो सकते हैं, चार लोग हो सकते हैं, यहां पब्लिक एट लार्ज अफेक्टेड नहीं होती, और इसे हम टॉर्ट्स में ज्यादा मान्यता देते हैं। इसके तीन इंग्रेडिएंट है। पहला इंग्रेडिएंट है अनरीजनेबल इंटरफियरेंस का, एक ऐसी इंटरफियरेंस जिसका कोई रीजन ना हो। नंबर सेकेंड, ऐसी इंटरफियरेंस किस बात से रिलेटेड होनी चाहिए? सच इंटरफियरेंस विद द राइट ऑफ एंजॉयमेंट, यूज ऑफ प्रॉपर्टी, और विद हेल्थ ऑफ द पर्सन। विद हेल्थ ऑफ द पर्सन मतलब प्लांटिफ के राइट ऑफ एंजॉयमेंट का वायलेशन हो, प्लांटिफ के यूज ऑफ प्रॉपर्टी में दिक्कत हो, या उसके हेल्थ को लेकर के इशू। नंबर थर्ड, इस अनरीजनेबल इंटरफियरेंस से जो कि उस प्रॉपर्टी के साथ की जा रही है, प्लांटिफ को इंजरी होनी चाहिए। ये एक्शनेबल, सीधे सीधे आप कहिए कि आप ये कह लीजिए कि वॉइड एब इनिशियो नहीं है, ये ऑटोमेटिक एक्शनेबल नहीं है, आपको इंजरी साबित करनी पड़ेगी। यहां पर कौन कौन सी केसेस आएंगी? यहां पर आप केसेस आएंगे स्ट्रजेट वर्सेस ब्रिजमैन की, इसके बाद केस आएगी राधेश्याम वर्सेस गुरु प्रसाद की, आटा चक्की से रिलेटेड ये केस है। उषाबेन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर की, जय संतोषी मां वाली पिक्चर की फिर से कहानी यहां आएगी। इसके बाद केस आएगी हीथ वर्सेस मेयर ऑफ ब्राइटन, संडे की पूजा पाठ से रिलेटेड ये केस है। इसके बाद केस आएगी क्रिस्टी वर्सेस डेवी की, ये एक म्यूजिक टीचर से रिलेटेड केस है। अब इसके बाद देखेंगे कि आखिर न्यूसेंस के केस में क्या डिफेंसेस अवेलेबल है, क्या बचाव, डिफेंस मतलब डिफेंडेंट बचाव ले सकेगा। अब यहां पर दो तरह के डिफेंसेस होते हैं। पहला होता है एक्सेप्टेबल, जिसको कि मान्यता दी जा सकती है, दी गई है। उसमें आते हैं ग्रांट, जबकि आपने खुद से ही किसी को अनुमति दी है। नंबर सेकेंड है प्रेस्क्रिप्शन, मतलब सुखाधिकार, बहुत लंबे समय तक अगर आपने ईजमेंट को गेन कर लिया है तो अब एक तरीके से भले वो गलत ही क्यों ना हो, वो इजमेंट्री राइट आपको मिल चुका है, तो उस इजमेंट्री राइट के लिए फिर न्यूसेंस अलाउ नहीं होगा। और नंबर थर्ड है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, अगर किसी एक्ट
एक्ट और स्टैट्यूट में आपको पावर मिल गई है। फॉर एग्जांपल जैसे रेलवेज एक्ट के अंतर्गत पावर मिलती है कि जब रेलवे अपनी पटरियां बिछानी शुरू करती हैं तो उसको ये अधिकार मिल जाता है कि अगल बगल जो भी प्रॉपर्टी होगी उसे थोड़ी बहुत न्यूसेंस आएगी, लेकिन उनके काम को संरक्षित कर दिया जाता है, प्रिजर्व कर दिया जाता है। तो वहां पर हम उनकी एक्टिविटीज को, रेलवे की एक्टिविटीज को, या अभी देश में जो एक सिलसिला चलाने की कोशिश हो रही है बुलेट ट्रेन का, तो जहां से भी ये ट्रेन गुजरेगी, जिस भी प्रॉपर्टी के अगल बगल से गुजरेगी, वहां उसके पटरियों को बनाते समय, ट्रेन के चलते समय जो कुछ भी एक्टिविटीज होंगी जिससे न्यूसेंस की कैटेगरी में आप रख सकते हैं, वो संरक्षित की जाएंगी उस एक्ट के अंतर्गत, तो उन्हें आप न्यूसेंस नहीं मानेंगे। वहीं दूसरी ओर नॉन एक्सेप्टेबल कौन कौन सी डिफेंसेस हैं? सबसे पहले थर्ड पार्टी, तीसरे पार्टी की गलती के कारण न्यूसेंस हुआ, ये प्ली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पब्लिक वेलफेयर है, समाज सेवा का काम कर रहे हैं भाई साहब, पूरे समाज का कल्याण है, तो आपको थोड़ी परेशानी हुई तो क्या होगा, ये भी तर्क नहीं चलेगा। फिर कहते हैं ड्यू टू अदर, किसी और कारण से हो गया है, हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, वो भी बहाना नहीं चलेगा। और प्लांटिफ खुद से आया है न्यूसेंस के पास, ये भी बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, न्यूसेंस कहते किसे हैं। देखिए संपत्ति के विषय में समझिए कि संपत्ति या प्रॉपर्टी सिर्फ एक राइट नहीं है, बल्कि एक बंडल ऑफ राइट्स है। जहां ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में आपने देखा कि प्रॉपर्टी का मतलब है कि आपके पास सेल करने की कैपेसिटी है, मॉर्गेज करने की कैपेसिटी है, आप लीज कर सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, आप चाहे तो एक्सचेंज कर सकते हैं, एक्शनेबल क्लेम बना सकते हैं। वहीं पर सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा जो गुण है वो है उस प्रॉपर्टी को इंजॉय करने। भाई अब प्रॉपर्टी क्यों बनाते हैं? प्रॉपर्टी बनाने का सबसे बड़ा टारगेट है उस प्रॉपर्टी को आप इंजॉय करना चाहते हैं। उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो प्रॉपर्टी में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि वहां से इनकम आ सके। चलिए वो भी अगर इनकम को भी देखिएगा तो वो भी एक तरीके की इंजॉयमेंट है। भाई धन वाले इंसान के लिए मुनाफा बहुत बड़ी इंजॉयमेंट है। तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या? राइट ऑफ इंजॉयमेंट। और न्यूसेंस का फॉर्मूला यह है कि आप अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ऐसे नहीं कर सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी के इस्तेमाल करने में दिक्कत आने लगे। मतलब जहां ट्रेसपास में मैंने आपको कहा कि ट्रेसपास का मतलब है कि आप दूसरे की जमीन पर गए और आपने वहां पर पौधा लगा दिया, वहां पर पेड़ लगा दिए, दूसरे की जमीन पर आप सीधे सीधे घुस गए, इसको कहते हैं ट्रेसपास। न्यूसेंस कहता है कि आप अपनी ही जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पेड़ अपनी ही जमीन पर लगा रहे हैं, लेकिन उसकी सारी ब्रांचेस जो हैं वो पड़ोसियों के आंगन में जा रही हैं, उनको उनकी प्रॉपर्टी को यूज करने में परेशानी हो रही है। ऐसी सर्कमस्टांसेस में भले पेड़ आपकी ही जमीन पर हो, लेकिन आपका कारनामा न्यूसेंस के रूप में माना जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर विनफील्ड क्या डिफिनीशन दे रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू विनफील्ड, न्यूसेंस इज एन अनलॉफुल इंटरफियरेंस विद पर्सन्स यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड और ऑफ सम राइट और इन कनेक्शन विद इट। सीधा मतलब अगर विनफील्ड की डिफिनीशन को देखिए तो विनफील्ड के डिफिनीशन का मतलब है कि अनलॉफुल तरीके का इंटरफियरेंस है किसी व्यक्ति के, मतलब जो प्लांटिफ के रूप में आ रहा है, किसी व्यक्ति के प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसके राइट ऑफ एंजॉयमेंट से रिलेटेड, उस प्रॉपर्टी से जुड़े हुए किसी भी इंटरेस्ट से जब आप अनलॉफुल इंटरफियरेंस करते हैं तो उसे विनफील्ड कह रहे हैं कि ये न्यूसेंस है। अब एक एग्जांपल समझिए। एग्जांपल ये देखिए कि एक ऐसी, मान लीजिए एक पब्लिक रोड है, वहां पर सड़क किनारे जो है मकान बने हुए हैं, दो मकानों के बीच में थोड़ी जगह है, वहां एक मकान का मकान मालिक क्या करता है, एक छोटी सी शॉप लगा देता है, और इस शॉप के बनने के कारण अब जो दूसरा मकान है, जो पड़ोसी है, वो अपने घर से निकलने में भी उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसके साथ ही उस दुकान पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए जाते हैं जो सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक बजते रहते हैं। कभी धार्मिक बजते हैं, कभी गैर धार्मिक बजते हैं, बजते ही रहते हैं।
तो ये जो मकान मालिक ने अपनी शॉप का निर्माण किया और उसके साथ भले वो उसी की जमीन पर है, लेकिन वहां से जो लाउड स्पीकर से जो ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा है वो भी न्यूसेंस की कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि उससे दूसरे व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी के राइट ऑफ एंजॉयमेंट में दिक्कत पैदा होगी। अब आते हैं कि काइंड्स ऑफ न्यूसेंस कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले समझिए कि पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस कहने का मतलब ये है कि यहां पब्लिक एट लार्ज अफेक्टेड होती है, सामान्य पूरी पब्लिक अफेक्टेड होती है। अब कोई वीवीआईपी आ गया तो क्या करते हैं, सड़क को बंद कर देते हैं। अब जब सड़क को बंद कर दिया गया तो उस सड़क से जाने वाले हर आदमी को अब घूम करके जाना पड़ेगा। तो एक तरीके से आप कहिए, आप कह सकते हैं कि न्यूसेंस है, मान सकता हूं आपकी बात की न्यूसेंस है, लेकिन ये पब्लिक न्यूसेंस है। यहां पब्लिक एट लार्ज अफेक्टेड होगी। और पब्लिक न्यूसेंस के केस में यह हमेशा याद रखिएगा कि सिविल मामलों में आप इसके लिए कंपनसेशन तभी मांग सकेंगे, सिविल केस तभी फाइल कर सकेंगे जब आपको स्पेशल इंजरी हुई हो। स्पेशल इंजरी का मतलब जितनी परेशानी सामान्य जनता को हुई है, बाकी लोगों को हुई है, उससे कुछ ज्यादा व्यवधान, कुछ ज्यादा दिक्कतें आपको आई हैं पेकुनरी तरीके से या दूसरे तरीके से, तो वहां पर माना जाएगा कि आपने स्पेशल इंजरी बियर की है। अदरवाइज सामान्यतः हम कहें कि पब्लिक न्यूसेंस को ऑफेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। और जब आप ऑफेंस की कैटेगरी में ले जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहां पर कॉमन मैन जो है वो परसू नहीं करता है, यहां अटॉर्नी जनरल को पावर दिया गया है कि वो परसू करते हैं केस को जो पब्लिक न्यूसेंस के कैटेगरी में आती है। 268 आईपीसी इसकी विस्तृत चर्चा करती है। लेकिन जब टॉर्ट्स में देखेंगे पब्लिक न्यूसेंस को, तो अगर आप स्पेशल इंजरी बियर कर रहे हैं तो आप कंपनसेशन के लिए कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं। केस लॉ देख लीजिए। केस लॉ है विंडरबॉटम वर्सेस लॉर्ड डर्बी। इस केस में लॉर्ड डर्बी के लोगों ने सड़क पे एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। इस गड्ढे के कारण सारे लोगों को आने जाने में परेशानी हुई, विंटरबॉटम साहब जो है वो केस फाइल कर देते हैं। कोर्ट की ओर से कहा गया कि यहां जो आपको आने जाने में परेशानी हुई, थोड़ा आपको एक्सपेंस ज्यादा हुआ, वो सिर्फ आपको नहीं हुआ, उस गड्ढे के कारण सारे ही लोगों को इस तरीके की परेशानी हुई। तो यहां पर कोई स्पेशल इंजरी आपने नहीं साबित कर पाए, इसलिए ये जो पब्लिक न्यूसेंस के लिए कंपनसेशन मांगने का केस था, इसे डिसमिस कर दिया गया, इसे नहीं मान्यता दी गई। दूसरी केस आती है रोज वर्सेस माइल्स की। यहां क्या था, यहां रोज नदी के रास्ते से अपने सामान को उतरवाता था और अपने शॉप तक ले जाते थे। जब रोज का जहाज जो है वो पहुंचता है नदी के किनारे, तो देखता है कि वहां माइल्स ने बहुत सारे नाव खड़े कर रखे हैं और वहां कोई है भी नहीं जो उसको हटाए। इसके कारण रोज को क्या करना पड़ता है, उस घाट से बहुत दूर पर अपना माल उतरवाना पड़ता है और उस माल को उतरवा करके फिर अपने डेस्टिनेशन तक लाने के लिए उसे दूसरे कैरेज का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें उसका एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होता है। यहां कोर्ट ने कहा कि यहां पर रोज जो है वो केस फाइल कर सकता है। क्यों? क्योंकि वहां रोज को स्पेशल इंजरी बियर करनी पड़ी है। सामान्य व्यक्ति जो नाव के जो उस घाट का इस्तेमाल कर रहे हैं, परेशानी सबको हुई है, लेकिन रोज को स्पेशल इंजरी हुई है अपने माल को दूर तक ले जाने, दूर उतरवाने, वहां से कैरेज करके फिर डेस्टिनेशन तक लाने में जो इतना एक्सपेंडिचर, मेंटल जो उसकी हरासमेंट हुई और जो पेक्यूनरी उसका नुकसान हुआ, इसको कोर्ट ने स्पेशल इंजरी के रूप में माना। तीसरी केस आती है कैम्बल वर्सेस पेडिंगटन कॉर्पोरेशन। इस केस में क्या था, फ्यूनेरियल प्रोसेशन निकलना था एडवर्ड सप्तम का। अब फ्यूनेरियल प्रोसेशन जहां से जाना था वहां पर सड़क पे ही मकान था कैम्बल का। अब कैम्बल ने क्या किया, कैम्बल ने सोचा कि अगर एडवर्ड सप्तम का फ्यूनेरियल यहां से जाएगा तो उन्होंने अपने बालकनी में टिकट सेल कर दी कि आप बैठ करके यहां से उस पूरी यात्रा को आप देख सकते हैं। अच्छा हुआ, इन्होंने टिकट सेल कर दी। इसके बाद
पेडिंगटन कारपोरेशन वालों ने क्या किया, घर के सामने ही एक मंच बना दिया। अब घर के सामने मंच बना देने से जो इन्होंने टिकट बेचे थे वो इनको वापस करने पड़े। इसका मतलब इनको एक अलग से नुकसान हुआ, स्पेशल इंजरी हुई। इसलिए कैम्पबेल के केस को भी रिकॉग्नाइज किया गया। पब्लिक न्यूसेंस होते हुए भी यहां मान्यता दी गई कैम्पबेल के दावे को। अब आ जाइए, पब्लिक न्यूसेंस के बाद आते हैं प्राइवेट न्यूसेंस पर। प्राइवेट न्यूसेंस का मतलब ही है कि यहां पर पब्लिक एट लार्ज अफेक्टेड नहीं हो रही है। इसके कितने इंग्रेडिएंट हैं? इसके 3 इंग्रेडिएंट हैं जो विनीफील्ड की डिफिनीशन से भी क्लियर है। क्या? सबसे पहले कहता है अनरीजनेबल या अनलॉफुल इंटरफियरेंस। अनरीजनेबल कहने का मतलब आप जो इंटरफियरेंस कर रहे हैं, जो डिफेंडेंट ने इंटरफियरेंस की है, उसका कोई ग्राउंड नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं। नंबर सेकेंड, ऐसी इंटरफियरेंस किस चीज से रिलेटेड है? आइदर इट रिलेट विद द राइट ऑफ एंजॉयमेंट और यूज ऑफ प्रॉपर्टी और विद द हेल्थ ऑफ द पर्सन। पर्सन से मतलब प्लांटिफ। या तो प्लांटिफ के राइट ऑफ एंजॉयमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, यूज ऑफ प्रॉपर्टी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, या प्लांटिफ के हेल्थ को डिटोरिएट कर रही है, अफेक्ट कर रही है। और नंबर थर्ड है इंजरी होनी चाहिए। प्लांटिफ को नुकसान दिखाना पड़ेगा, इंजरी हुई है ये उन्हें बताना पड़ेगा। अब केस लॉ देख लेते हैं, एक एक केस को एनालिसिस करके आपको स्पष्ट करो। पहली केस आती है स्टजेज वर्सेस ब्रिजमैन की। इस केस में ये इंग्लैंड का मुकदमा है, वहां ये फाइनल किया गया कि जो चीज बेरामंडासी जैसे प्लेस पर न्यूसेंस होगी, जरूरी नहीं है कि वो बेलग्रेव स्क्वायर पर भी न्यूसेंस हो। इसका क्या मतलब समझिए, यहां कोर्ट ने कहा कि 2 अलग अलग प्लेस के लिए न्यूसेंस के 2 अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं, और यह बात सही भी है। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी कमर्शियल एरिया में रहते हैं, जैसे कि दुर्भाग्य से या सौभाग्य से कहिए कि मेरी ये बिल्डिंग भी कमर्शियल एरिया में आती है, यहां चारों तरफ मिला जुला करके 9 हॉस्पिटल काम करते हैं, और इसका जीता जागता प्रमाण क्या है कि मेरी आज तक ऐसी कोई वीडियो नहीं बनी जिसमें एम्बुलेंस की आवाज ना आती हो। कितना भी एडिट कर लो, एम्बुलेंस कहीं ना कहीं से टपक ही जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है ये कमर्शियल एरिया है। अब कमर्शियल एरिया में जिस सीमा तक आप कह लीजिए कि साउंड्स को परमिसिबल बनाया गया है, अगर उतना ही साउंड किसी गांव की एरिया में, या कह लीजिए कि नो वॉइस जोन में, नो हॉर्न जोन में अगर हो जाए तो वहां न्यूसेंस मान लिया जाएगा। तो यहां स्टेजेज वर्सेस ब्रिजमैन इसी बात को कह रहे हैं कि एक जगह का न्यूसेंस हो सकता है दिल्ली में जितनी आवाजों की आपको आदत हो, उतनी आवाज अगर हम सिलचर के लोगों को सुना दें तो ये पागल हो जाएंगे, ये न्यूसेंस के रूप में मान लिए जाएंगे। जितना जाम बियर करने की कैपेसिटी दिल्ली के लोगों को है, ऐसे जाम का अगर 1% भी कभी नॉर्थ ईस्ट के शहर में लग जाए तो अगले दिन वो कवर पेज पे आता है। तो कहने का मतलब अलग अलग प्लेस के लिए न्यूसेंस के अलग अलग पैरामीटर होंगे। एक पैरामीटर से आप पूरी कंट्री को या हर प्लेस को नहीं देख सकते। अब केस आती है राधे श्याम वर्सेस गुरु प्रसाद की। इस केस में क्या था, गुरु प्रसाद जी ने एक ऊपर रहायशी फ्लैट्स थे, नीचे गुरु प्रसाद जी का आटे का फ्लोर मिल था, आटे की चक्की थी। अब आटे की चक्की में होता क्या है, हर समय खटर पटर लगा रहता है। अब इस खटर पटर की आवाज के कारण गुरु प्रसाद जी के ऊपर जिनका फ्लैट था, राधे श्याम जी, इनका जीना दूभर हो गया था। रात हो, सवेरा हो, शाम हो, हर समय खटर पटर चलती रहती थी। अब इस खटर पटर को लेकर के राधे श्याम जी केस फाइल करते हैं। कोर्ट ने कहा कि गुरु प्रसाद जी के खिलाफ आदेश जारी किया कि ये जो आप कारनामा कर रहे हैं ये प्राइवेट न्यूसेंस है। आगे बढ़ते हैं साहब। केस आती है उषाबेन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर की। ये केस थी जय संतोषी मां से रिलेटेड। यहां जो प्लांटिफ है उषाबेन, ये चली जाती है जय संतोषी मां को देखने के लिए। जय संतोषी मां पिक्चर में
काली लक्ष्मी और सरस्वती को आपस में ईर्ष्या करते हुए दिखाया गया है। एक दूसरे से जलन की भावना है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना है। अब उषा बेन कहती है कि इससे मेरी भावनाएं आहत हो गई हैं और ये एक प्राइवेट न्यूसेंस है। कोर्ट ने कहा कि देवी जी, किसी ने आपको मारपीट के वहां बिठाया था कि कह के दिया था कि नहीं, जब तक जय संतोषी मान नहीं देखोगे तब तक काम नहीं चलेगा। आप अपनी फ्री विल से गई थी, आपके पास फ्रीडम थी पिक्चर देखने की या नहीं देखने की, इसलिए यहां पर किसी भी तरह से आपके प्रॉपर्टी के राइट के एंजॉयमेंट या यूज ऑफ प्रॉपर्टी अफेक्टेड नहीं हुई है, यहां मान्यता नहीं दी गई। आइए साहब, नेक्स्ट केस आती है हीथ वर्सेस मेयर ऑफ ब्राइटन। अब यहां क्या था, यह मुकदमा चर्च से रिलेटेड है। चर्च में संडे को विशेष पूजा होती है। अब यहां जो ब्राइटन में जो चर्च थी, यहां पर जो पूजा पाठ संडे को होती थी, यहां घंटे, घड़ियाल, लाउड स्पीकर सब बजते थे। अब इसके कारण वहां जो करीब में रहने वाले बुजुर्ग लोग थे, उन बेचारों का संडे कर लीजिए कि पूरी तरह से नरक हो गया था। हर समय आवाजें, हर समय दिक्कतें, परेशानी। उन्होंने केस फाइल किया। कोर्ट ने कहा कि भले आप जो काम कर रहे हैं वो रिलीजियस ही क्यों ना हो, वो धार्मिक ही क्यों ना हो, भैया आप अपने धर्म का पालन करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे मत करो कि हमें जो है हमारा सोना और जागना दुभर हो जाए। तो यहां भी कोर्ट ने हीथ वर्सेस मेयर ऑफ ब्राइटन, चर्च ऑफ ब्राइटन के केस में रिकॉग्नाइज किया कि संडे की वर्शिप में जो घंटा, घड़ियाल, लाउड स्पीकर आप बजाते हैं, इससे दूसरों के राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ एंजॉयमेंट में दिक्कत आती है और इस कारण से इसे प्राइवेट न्यूसेंस माना गया। आइए साहब, एक और इंटरेस्टिंग केस लेके आपके सामने आते हैं। केस का नाम है क्रिस्टी वर्सेस डेवी। क्रिस्टी जो था वो म्यूजिक टीचर था। शाम को वो अपनी रिहर्सल करता था, प्रैक्टिस करता था। डेवी उसका पड़ोसी। डेवी क्या करता था, जब क्रिस्टी इधर से अपनी रियाज शुरू करता, कुछ अपना शुरू करता, डेवी क्या करता, इन दोनों के बीच की एक कॉमन वॉल थी। इस पार क्रिस्टी रहते हैं, इस पार डेवी रहते हैं। क्रिस्टी ने यहां अपनी रिहर्सल शुरू की। डेवी क्या करता था, इस दीवार पे थाली को जोर जोर से बजाना शुरू कर देता था। घर में जो भी प्लेट, चम्मच, थाली रखी रहती थी, उसको दीवार पे जोर जोर से बजाना शुरू कर देता था। अब यहां माना गया कि डेवी साहब का ये जो कारनामा है, इससे क्रिस्टी को अपनी प्रॉपर्टी के राइट ऑफ एंजॉयमेंट में दिक्कत आई है और यहां उसे प्राइवेट न्यूसेंस के रूप में माना गया, डेवी को लायबल ठहराया गया। ये 8 केसेस हैं जो आपके सामने रखी हैं। ये 8 इंपॉर्टेंट केसेस हैं इस टॉपिक पर। अब आइए कि आखिर क्या क्या डिफेंस अवेलेबल होगा जब आप देखते हैं डिफेंडेंट की ओर। तो यहां 2 तरह के डिफेंसेस हैं, एक जिनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जिन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा, और दूसरे जिन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो जिन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा उसमें सबसे पहले है ग्रांट। ग्रांट का मतलब जब डिफेंडेंट को आपने खुद से ही परमिशन ग्रांट की है। आप ऊपर रहते हैं, आप मकान मालिक हैं, नीचे आपने खुद से ही फ्लोर मिल जो है चलवा रखी है, तो ऐसे सर्कमस्टांस में आप शिकायत नहीं कर सकते। नंबर 2, प्रिस्क्रिप्शन की बात हो रही है। प्रिस्क्रिप्शन कहने का मतलब कि जहां पर इजमेंट्री राइट बहुत लंबे समय तक 20 साल, 30 साल, 60 साल अलग अलग प्रॉपर्टी के ऊपर हैं, अगर वहां तक इजमेंट्री राइट आपने गेन कर लिए हैं, तो अब उस इजमेंट्री राइट को जो आपने गेन किया उसे न्यूसेंस के नाम पर रोका नहीं जा सकता। नंबर 3, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अगर एक्ट स्टैट्यूट में आपको अधिकार मिल गया है किसी काम को करने का, कि अगर किसी को नुकसान होता भी है तो भी आप सुरक्षित होंगे, तो वहां स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस आप ले सकते हैं। कौन से ऐसे डिफेंस हैं जो अवेलेबल नहीं होंगे? नंबर 1, थर्ड पार्टी का एक्ट। किसी तीसरे आदमी के कारण यह न्यूसेंस हुआ, यह नहीं सुना जाएगा। पब्लिक वेलफेयर है, समाज का कल्याण है, इसलिए आप थोड़ा नुकसान सहिए, यह भी नहीं सुना जाएगा। ड्यू टू अदर, दूसरों के कारण ऐसा हुआ, यह भी नहीं सुना जाएगा। और प्लांटिव खुद से आया है न्यूसेंस की जगह पर, यह भी तर्क नहीं सुना जाएगा। तो इतनी बातें हैं न्यूसेंस को लेकर के। टॉट की अपनी लेक्चर सीरीज में अगले लेक्चर में फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।